आप सभी लोगों का इस क्लास में स्वागत है। हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको एक चीज बता दें कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इससे आपके परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चाहे वह आपका आने वाला केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो, इसी तरह टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की वही बातें पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षाओं में आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका जो प्रारूप होता है पहले उसको समझ लेंगे। जैसे ही आप प्रारूप समझ लेंगे उसके बाद चलेंगे हम क्रॉस क्वेश्चनों की तरफ। ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा होती है, बहुत शॉर्टकट में कहें तो कहेंगे कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, देखिए, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अगर कोई वस्तु है, कार्य कर रहा है, तो कार्य करेगा तो जितनी उसके पास ऊर्जा होगी उतना ही कार्य करेगा। अर्थात लोग कहते हैं कि इसकी क्षमता इतना ही है किसी वस्तु की, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी क्षमता उतना ही है, अर्थात उसमें ऊर्जा उतना ही है। जितना ऊर्जा रहेगा उसकी उतनी क्षमता रहेगी। तो कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के कुछ मुख्य पॉइंटों पर ध्यान दें। जैसे कि आप जानते हैं कि ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि, अदिश राशि को हम पढ़ाए हैं। अदिश राशि को हम पढ़ा चुके हैं कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, ऊर्जा का एसआई मात्रक, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो है आपका, जानते हैं क्या? जूल। जूल, कार्य का भी मात्रक जूल और इसका एसआई मात्रक भी क्या है? जूल है। इसके बाद आप जानेंगे कि जो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा तो जान गए कि अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। लेकिन एक और चीज जाने, जो ऊर्जा होती है, जैसे कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता, तो जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, इससे कौन सी ऊर्जा निकल करके सामने आती है? तो अगर आप कहें तो कार्य द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य करने की क्षमता है वो तो ऊर्जा है ही है, लेकिन यदि कार्य करने से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो आप कहें यांत्रिक रूप में। यांत्रिक रूप या यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक, यहां पर कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। और दूसरी बात कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, इसी यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। लेकिन इतना तो जान लिया आप कि यह एक सदिश राशि है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और यहाँ पर इसका मात्रक जूल समझ लिए, और कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जानेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा, तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। बहुत आसानी से आप समझ रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कहेंगे पहला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी,
और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर आपका दो कंडीशन आता है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को अभी कहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद जो है, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गतिज ऊर्जा पर, ठीक। तो देखिए, अब हम आपको क्रॉस क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं। गतिज ऊर्जा सभी लोग जानते हैं कि जो गति करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति करने से जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्या समझना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। देखिए, पूरा खेल इसी पर है, गतिज ऊर्जा का। ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि गतिज ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे कि गतिज ऊर्जा दो बातों पर निर्भर करती है मुख्य रूप से। पहला जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, और दूसरा किस पर करेगी, वेग पर। तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, और दूसरा जो v है यह क्या है, वेग है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो m का मतलब क्या समझ लिए, द्रव्यमान, और v का मतलब क्या समझ लिए, वेग, ठीक। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है यह किन बातों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर और वेग पर। तो परीक्षाओं में पूछता है, जानते हैं क्या पूछेगा, कह देगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुना, 4 गुना, 1/2 गुना, 1/4 गुना, इस तरह के विकल्प देते हैं। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर केवल द्रव्यमान की बात कर रहा है, वेग की बात नहीं कर रहा है। तो जब द्रव्यमान की बात करेगा तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो आपका वो काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक। और समानुपाती का मतलब ये होगा कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को जब 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन आपका सबसे बढ़िया प्रश्न पूछता है वेग पर। अगर यही बात वेग पर चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, अगर इसी बात को आप किस पर चर्चा करें, वेग पर, तब वेग पर कहेंगे कि जो वेग है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो देखिए, अगर v को यहाँ पर 2 गुना करेंगे, तब v को 2 गुना करेंगे, अगर v का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर मान कितना आएगा, 2 दूनी के 4। तो अगर वेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक। जैसे आप अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से समझिए। देखिए, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m का मान ले लिए 1, और यहाँ पर v का भी मान ले लिए 1, तो 1 का वर्ग होगा। अगर इस टोटल को हल करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1 का वर्ग 1 पूरा 1 और यहाँ पर बटा 2। अगर भाग देंगे तो 0.5 आएगा ना। अब क्या करिए कि जो वेग 1 लिए हैं, अब इस बार वेग को क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए। अगर वेग को 2 गुना कर देंगे तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान तो वही रहेगा, केवल हमको वेग 2 गुना करना है, तो द्रव्यमान वही रहेगा, अर्थात कितना, 1, गुणे अब यहाँ पर वेग लिए थे 1, तो अब यहाँ पर वेग लेंगे 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि v का वर्ग है।
तो यहाँ पर कहेंगे कि 2 दूनी का 4, 4 एकम में 4/2, तो 4/2 बराबर 2। ठीक, तो यह बताइए अगर इसका इससे तुलना कराया जाए तो 0.5 का यह 4 गुना होगा कि नहीं होगा? 0.5 का 4 गुना होगा 2। ठीक, अगर आप इस पर नहीं समझ रहे हैं तो एक पॉइंट और समझ लीजिए, बस एक बार। अगर यहां पर द्रव्यमान 1 लेते हैं, अभी पहली बार 2 लेते हैं, वेग कितना ले लिए? 2 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका वर्ग कर देंगे सूत्र पर, तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 और 4/2, तो 4/2 का मतलब 2। अब इस पर क्या करिए कि द्रव्यमान दूसरी बार 1 लीजिए, जितना है उतना ही, और जो वेग है यहाँ पर आप 2 गुना कर दीजिए, तो 2 का 2 गुना 4, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 चौके 16, और 16 बटा में 2 हो जाएगा, तो 16/2, तो 2 8 16, तो ये कट गया ना। तो अब बताइए ये 2 का कितना गुना 8 होगा? 4 गुना। ठीक, तो यहाँ पर 4 गुना 8 होगा, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा में वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो यही परीक्षा में पूछता है कि यदि v को, वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना। यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो अगर v को 1/2 कर देंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 1/4, तो यह 1/4 गुना हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको जितना गुना कह देगा, अगर कह देगा कि वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो आप कुछ करिए मत, 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौके 16। अगर वहीं पर द्रव्यमान पूछे तो वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ लिए होंगे, ये परीक्षाओं में पूछता है गतिज ऊर्जा से संबंधित। एक और बात ध्यान देना है, एक प्रश्न आता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में अगर आपका चर्चा कर दिया, गतिज ऊर्जा और संवेग में, तो यहाँ पर कहेंगे कि गतिज ऊर्जा और संवेग के लिए एक सूत्र होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर p²/2। देखिए, अगर हो सकता है कि आपका वेग से चर्चा न करके आपका संवेग से चर्चा कर दे, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं बताएंगे, आपको परीक्षा के लिए क्या चाहिए उसको बताया जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र याद रखना पड़ेगा कि संवेग का वर्ग बटा में 2 गुणे द्रव्यमान। अब यहां पर प्रश्न आता है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का संवेग क्या किया जाए? दुगुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी? तो आप कुछ मत करिए, अगर संवेग को दुगुना करना है तो यहाँ पर पहले से क्या करिए? दुगुना, तो 2 का वर्ग 2 दूनी के 4, अगर 2 गुना करेंगे तो 4 गुना होगा, अगर यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो यह कितना गुना होगा? 9 गुना। ठीक, एक और आसान चीज, चाहे वेग पूछ दे चाहे संवेग पूछ दे, दोनों पर लॉजिक एक ही सेट करती है, क्या कि अगर संवेग को 3 गुना किया जाए, ठीक, तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाती है। इसी प्रकार अब से पहले बताए हैं कि अगर वेग को भी 3 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर संवेग और वेग के लिए परीक्षा की दृष्टि से लॉजिक एक ही बैठती है, जिसको आपने समझ लिया। यहाँ पर अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, ठीक, तो देखिए द्रव्यमान किसी भी वस्तु के लिए जल्दी बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फैन खरीदते हैं, एक पंखा खरीदते हैं, अगर पंखे का वजन 5 केजी है तो यह बताइए क्या पंखा का 5 केजी वजन टांग देने के बाद हमेशा बदलता रहेगा? नहीं।
जो पंखा टंगा हुआ है, लटका हुआ है, वहां पर जितना उसका द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान रहेगा, जल्दी द्रव्यमान पंखे का बदलता नहीं है। ठीक, लेकिन पंखे का वेग बदलता है, कभी स्लो गति से चलेगा, कभी तीव्र गति से चलेगा। तो कहने का मतलब कि तेज भी चलेगा, धीमे भी चलेगा, तो वहां पर वेग बदलेगा, संवेग बदलेगा, परंतु आपका जो द्रव्यमान है वो जल्दी परिवर्तित नहीं होता। इसलिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी से दो सूत्र बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², तो ये दोनों सूत्र अगर आपके दिमाग में है तो गतिज ऊर्जा फंसने वाला नहीं है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा में ये दो सूत्र याद रखिएगा। संवेग वाला सूत्र है गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का वर्ग बटा में 2 गुणे द्रव्यमान, और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। p² भी है, v² भी है, इसलिए दोनों का लॉजिक एक है। अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, यहां पर भी दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना। ठीक, अब सुनिए, जो गतिज ऊर्जा होती है इसका उदाहरण बहुत आसान होता है। जब मान लीजिए कि पंखा चल रहा है तो उसमें वेग है, अब वेग है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब पंखा बंद है उसमें वेग नहीं है तो गतिज ऊर्जा है ही नहीं है। और जब गतिज ऊर्जा नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो अब चर्चा करने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आइए हम लोग अब समझे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, और इसको भी समझने के लिए बहुत संक्षेप में देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। देखिए बहुत आसान सा सूत्र है, ये सूत्रवा जो याद कर लेंगे ना या दिमाग में बैठा लेंगे तो समझिए कि इसी सूत्र पर हम पूरे स्थितिज ऊर्जा की व्याख्या करेंगे। जबकि नाम से आप समझ रहे हैं स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी भी वस्तु में, मतलब कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता से जो स्थिति उत्पन्न होती है या कार्य करने की क्षमता से जो स्थिति, विशेष स्थिति पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और यहां पर आप जान गए कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, अर्थात m क्या है, तो m यहां पर द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, g क्या है, तो g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। इसके बाद h क्या है, तो h ऊंचाई या गहराई है। देखिए h क्या है, ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई या गहराई। तो केवल पोटेंशियल एनर्जी 3 बातों पर निर्भर करती है, mgh। जैसे मान लीजिए कि अभी ये चर्चा कर रहे थे पंखा पर, इस समय जो पंखा लटका हुआ है, ठंडा की वजह से चल नहीं रहा है, तो ये बताइए कि उसमें द्रव्यमान है, क्योंकि पंखा मान लीजिए 5 kg का, तो अगर 5 किलोग्राम का पंखा है तो वह उसका द्रव्यमान है। और लटक रहा है तो यह बताइए उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टूट जाए तो नीचे गिरेगा, किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। अगर वहां से टूट जाए तो नीचे गिरेगा गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो यहाँ पर इस समय गुरुत्वीय त्वरण लगा हुआ है, अगर पंखा रुका हुआ है तब भी। इसके बाद जो h का मतलब ऊंचाई, तो यह बताइए उसकी ऊंचाई है कि नहीं है, पंखे की है। तो जब ऊंचाई है, तीनों है, तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर वो पंखा चलने लगे तो वहां पर v का मान बढ़ता है, और जब v का मान बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इतना जानिएगा कि जब पंखे का वेग बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है। ठीक, जैसे आप एक क्या करते हैं नाम कि एक पंखी लेते हैं और हाथ से नचाते हैं। ठीक, हाथ से नचा करके जैसे ही पंखी को फेंकते हैं, पंखी उड़ने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा,
कि अगर धीरे से नचाएंगे पंखी को, ठीक, जिसको बहुत छोटे बच्चे भिरिंगी कहते हैं, तो उसको जैसे ही धीरे से नचाएंगे तो तुरंत वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर तेज नचाएंगे तो वह ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा, और अगर वेग कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा उन्हीं वस्तुओं में है जिसमें द्रव्यमान हो, गुरुत्वीय त्वरण हो और क्या हो, ऊंचाई हो। ठीक, तो आइए और भी चर्चा करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जैसे कहा जाता है कि तालाब में जल है, देखिए ये तालाब में जल भरा हुआ है, तो कहा जाएगा कि जब तालाब में जल है तो जल स्थिर है, और जब स्थिर है, बह नहीं रहा है, तो उसमें कौन सी होगी कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। क्यों होगी? ध्यान दीजिए, एम का मतलब द्रव्यमान, तो इस जल में द्रव्यमान है। इसके बाद जी, गुरुत्वीय त्वरण इस पर काम कर रहा है। उसके बाद एच का मतलब ऊंचाई या गहराई है। तो जब ये है तीनों बात लागू, तो यह क्या है? इसमें स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह पूछा जाता है कि जो गाड़ियों की कमानी होती है, नीचे लगी होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह आजकल तो बहुत कम, लेकिन बहुत पहले जो है चाबी वाली घड़ी आती थी, जिसमें आप 24 घंटे में एक बार चाबी उसको क्या करते थे? घुमाते थे, घुमा घुमा कर जब फुल ऐंठ लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? छोड़ देते थे, 24 घंटा चलती थी। तो किस ऊर्जा के कारण? स्थितिज ऊर्जा। तो वह चाबी, वो तो छोड़िए, आप देखे होंगे कि जो मेला आता है तो मेला में छोटे बच्चों का गाड़ी मिलता है, माने बच्चों के लिए छोटा छोटा गाड़ी चाबी वाला मिलता है। तो आप चाबी को क्या करते हैं? घुमा देते हैं। आप तब तक घुमाते हैं जब तक कि वह घूमना बंद न कर दे, और उसके बाद छोड़ते हैं तो गाड़ी चलने लगती है। तो पहले कौन सी ऊर्जा उसमें भरते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और जब स्थितिज ऊर्जा भर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को छोड़ते हैं, तो वही स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। लेकिन उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो वो चाबी हो, घड़ी वाली चाबी हो या गाड़ी की चाबी हो, उसमें देर तक घुमाने का कारण ऊर्जा को संचित करना। और कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा पर ये जो द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण है, गहराई है, इस पर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा है तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए, इन तीनों में से कोई भी बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, तीनों में से कोई भी मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण आप जानते हैं कि अगर हम इस पूरे पृथ्वी पर यात्रा करें तो सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण आपको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर मिलेगा, जो 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। इसके बाद आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, अर्थात वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक। लेकिन जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। इसी तरह मान लीजिए कि एक ले लीजिए पोल अगर छोटा होगा तो वो स्थित ज्यादा रहेगा, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अब पोल लंबा होगा, बात समझिएगा, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर क्या होता है? कम होता है। और जब गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। तो ये बात है आपका कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है क्या? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो आप यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाने हैं। आज सबसे बढ़िया चीज हम बताए हैं कि गतिज ऊर्जा पर ही आधारित सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार और हमारी बातों को सुनिए।
सबसे पहले आप पढ़े हैं अभी ऊर्जा के बारे में, और ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है, और कार्य करने की क्षमता जिसके अंदर है अर्थात उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा एक का एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद कहते हैं कि कार्य करने में या कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कार्य करने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कार्य करने के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यांत्रिक ऊर्जा कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखेंगे क्या कि गतिज ऊर्जा के लिए हमको दो सूत्र प्राप्त हुआ है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², और दूसरा हुआ है गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m संवेग के लिए। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा में याद रखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा है, तो वह स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो देखिए ऊर्जा जो है अगर कहिए तो सभी वस्तुओं में होती है, लेकिन निर्भर किस पर करती है, तो कार्य करने की क्षमता पर। अगर कहें तो ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। अगर यहां पर आपको एक बात लिख कर समझा दें, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए यह भी बात बहुत मार्के की होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का कार्य क्या है, तो सोलर सेल का कार्य, तो सोलर सेल का कार्य यही है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। इसी प्रकार जो विद्युत मोटर होते हैं वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसके बाद जो सेल आते हैं बैटरी, तो बैटरी का काम है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को लेकर के रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन को संचित करते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण पूरे पृथ्वी पर चलता रहता है। और ऊर्जा के रूपांतरण में आप जानेंगे कि ऊर्जा हर स्थितियों में रूपांतरित होती रहती है, लेकिन ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। तो चलिए आज जो है इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।